जब 1947 में जी फिर इंडिया के पास कैसे आया ये कश्मीर? इंडिया के पास आया क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने कभी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन ही नहीं करी। अच्छा। जब बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर गए अगस्त सितंबर तक, हैदराबाद पे भी सरदार पटेल जी ने कब्जा कर लिया, तो कश्मीर जो था ये अलग रह रहा था। उस टाइम वहां पे कुछ कश्मीरी लोग थे जिन्होंने नेहरू जी को बोला कि जी पार्टीशन हो गया है, जिसमें डीपी धर साहब भी थे जो उनके नेहरू जी के तो बड़े उनके सेक्रेटरी वगैरह थे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कार्तिक चोपड़ा जी। ये आज के आज़ाद कश्मीर के बहुत पुराने रहने वाले हैं। और कार्तिक जी, आप अपना इतिहास बताइए, कश्मीर में आप कब से रह रहे हैं और थोड़ा कश्मीर के बारे में। मेरा जी पिताजी के जो पूर्वज थे तो वो महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में हम आए थे अकालगढ़ से। अकालगढ़ गुजरावाला में था और उस ज़माने में मेरे जो पूर्वज थे वो उनका नाम था राजा ठाकुर दास जी। तो ठाकुर दास जी राजा सुचेत सिंह डोगरा के साथ गए महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में कि कश्मीर के अंदर अफगानियों का राज है। कौन से साल की? ये 1780, 1785, 1790 की बात है। अच्छा। तो उस टाइम वो गए और उन्होंने कहा कि जी जितने वहाँ पे हिंदू हैं, जितने सिख हैं और आम कश्मीरी भी जो थे, जो मुसलमान थे, उन पे बड़ा अत्याचार होता है। उनके औरतें उठा ली जाती हैं, काबुल ले जाते हैं, उनको मारते हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, सारा ये चल रहा है। तो आप हमें, हमारे भी कुछ लश्कर हैं और हमारे भी निर्मोही के कुछ बस हमारे अखाड़े के कुछ लोग थे, पर आप हमें फ़ौज दीजिए साथ में और हम जाके इसको आज़ाद करेंगे। तो महाराजा रंजीत सिंह का जो बैटल फ्लैग था, जो युद्ध ध्वज था, वो लाल रंग का था और उसमें माता दुर्गा बीच में थी, जिनके सामने हनुमान जी नमन करते हैं और पीछे उनके कार्तिकेय भगवान हैं। खालसा फौज का जो युद्ध का ध्वज था उस पे कोई खंडा नहीं था, कोई जो आजकल के हमारे सरदार साहब कहते हैं कि ये हमारा है और हम अलग बने थे। हिंदू सिख यूनिटी का एक मिसाल था। उनके लाल रंग का माता दुर्गा बीच में और उनको नमन करते हुए झुके हुए उनके सामने हनुमान जी। अच्छा। और उनके पीछे बैठे हुए कार्तिकेय भगवान। ये था जो युद्ध और माता दुर्गा और हनुमान जी बेसिकली। तो मतलब शिव और शक्ति दोनों आ गए उसमें। अच्छा। कार्तिक भी शिव के ही औलाद हैं, तो और युद्ध के वो भगवान माने जाते हैं। हनुमान जी जो हैं वो भी योद्धा माने जाते हैं और प्रभु श्री राम के परम भक्त ही हैं। और गुरु साहब जो हमारे रंजीत सिंह साहब थे, वो राज तो करते थे महाराजा की तरह, पर वो लोगों के ऊपर नहीं, लोगों के साथ राज करते थे। लाल रंग का त्रिकोना। और वो हमारा युद्ध का ध्वज था। उसी ध्वज को लेके जनरल हरी सिंह नलवा वो काबुल में गए। तो हुआ क्या कि उस जमाने में इन्होंने ये फौज इकट्ठी करी, उसमें हरी सिंह नलवा भी थे जो जनरल थे महाराजा रंजीत सिंह के। अच्छा। और उनके साथ जो जितने लश्कर थे, और जोरावर सिंह कलूथिया जो दूसरे उनके जनरल थे, फिर राजा सुचेत सिंह डोगरा और राजा ठाकुर दास। अच्छा। ये चार इकट्ठा करके इन्होंने फौज इकट्ठा करी और ये कश्मीर में गए, कश्मीर में घुसे, अफगानियों को जूता मारा, वहां से बाहर निकाला। हरी सिंह नलवा ने अफगानियों को भगाया काबुल तक और फिर अफगानिस्तान पे पूरे 3 साल में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर राज कर लिया और काबुल को अपने कब्जे में कर लिया। इधर जोरावर सिंह कलूथिया जो थे गए और धक्का मारा इनको, इस तरफ लद्दाख में गए और लद्दाख से आगे ये गए तिब्बत में, और तिब्बत का काफी हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया। माउंट कैलाश जो आज चीन के कब्जे में था वो सिख एम्पायर के कब्जे में था। अच्छा। और जो सिख फौजें थी वो पूरा अरुणाचल तक पहुंचे पर तिब्बत के तरफ से गए। उसके बाद ट्रीटी हुई। जो ट्रीटी थी वो महाराजा रंजीत सिंह के पंज खालसा दरबार वर्सेस दलाई लामा ऑफ तिब्बत जो था उनके बीच में थी। अब देखिए, बॉर्डर जो हमारा था वो वाला बॉर्डर वो चीन के साथ कभी नहीं था, वो तिब्बत के साथ था। अंग्रेज जब आए महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद, उनके पुत्र दिलीप सिंह को इन्होंने विदेश भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, मलका विक्टोरिया के पास। दिलीप सिंह को क्रिश्चियन बनाया इन्होंने। अच्छा। और उसके बाद जितने सिख मिसल थे, जैसे पटियाला, फरीदकोट, नाभा, इन सारों को इन्होंने कहा आप राजा बन सकते हैं। अच्छा, गुलाब सिंह जो थे, जो सुचेत सिंह डोगरा के लड़के थे, उनको कहा कि भाई आप 75 लाख रुपए दीजिए और जम्मू कश्मीर आप खरीदते हैं हमसे। 75 लाख रुपए। कौन से साल की बात? ये महाराजा रंजीत सिंह के जाने के बाद की बात है। अच्छा। कि उनके मरण उपरांत था।
तो हमारे परिवार जो थे, राजा हमारे ठाकुरदास जी कश्मीर में जाके जम्मू कश्मीर में बसे। जम्मू में, अखनूर में ज़मीनें थी, सुचेतगढ़ सेक्टर में थी, श्रीनगर में गुपकार रोड पे हमारा है बहुत बड़ा उस ज़माने से, और फिर गुलमर्ग में, एक खानमो में, पहलगाम के नीचे ज़मीनें थी। तो हम लोग उस ज़माने में बसे। उनके पुत्र थे रघुनाथ दास जी। रघुनाथ दास जी बहुत पढ़े लिखे थे। वो महाराजा प्रताप सिंह के फॉरेन मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनके बाद प्रताप सिंह के कोई औलाद नहीं थे, तो जो अमर सिंह के जो लड़के थे, हरि सिंह को महाराजा बनाया गया अमर सिंह और प्रताप सिंह के बाद। रघुनाथ दास जी के लड़के थे कर्नल सर डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा। ये फौजी भी थे, कैवलरी ऑफिसर थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे थे, फिर डॉक्टरी भी पढ़ी उन्होंने बहुत ही मेडिकल रिसर्च किया। उन्होंने सारा जो मॉडर्न इंडियन फार्माकोलॉजी जिसको कहते हैं, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा, माय ग्रेट ग्रैंडफादर। और वो भी कलकत्ता में कैलकाटा स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन, उसमें उन्होंने स्थापना करी। मलेरिया, काला आजार, जी डॉक्टर थे। मलेरिया, काला आजार, लेप्रेसी, इन सारों चीज़ों पे उन्होंने बहुत रिसर्च और काम किया। उसके बाद 1941 में अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सर का दर्जा दिया। और सर का दर्जा तो था ही, पर वो क्रांतिकारियों से भी मिले हुए थे। बड़े क्रांतिकारी जो थे उनके मित्र थे। तो उस जमाने में एक आईबी रिपोर्ट आई थी कि हमको इनका पता नहीं चलता है, तो ये इनको नाइटहुड दे रखा है, पर रिपोर्ट्स हैं कि ये तो क्रांतिकारियों के साथ भी हैं। तो हम लोग ना हमेशा संघर्ष करते आए हैं। 1947 में जब कबायली आए वहाँ पे कश्मीर में, तो कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा वहीं रहे। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा घर यहीं पे है, मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा। इत्तेफाकिया जो पहले 2 डकोटा लैंड हुए वहाँ पे बडगाम में 25 अक्टूबर 1947 में, जो पहले डकोटा में एक कंपनी थी 1 पैरा सिख रेजिमेंट की, उसको कमांड किया मेरे नाना गुरबचन सिंह कुलर ने उस कंपनी को। दूसरे डकोटा में थे 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के कमांडर, वो मेरे नाना के छोटे भाई निरंजन सिंह कुलर थे। जब ये लैंड हुए तो नाना मेरे गए नीचे गांगर पुंछ के तरफ, एक ब्रिज था जहां से पाकिस्तानी मेन आर्मी आर्मर्ड कार्स लेके ऊपर आ रही थी। उस ब्रिज को डिफेंड किया 1 पैरा सिख ने 47 में। लड़े, बहुत लॉसेस हुई, पर उन्होंने पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया। और इधर इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड, 50 इंडेप पैरा ब्रिगेड के निरंजन सिंह कुलर, मेरे नाना के छोटे भाई जो थे, ये गए शाल्टेंग पे। इन्होंने रीएनफोर्स किया। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जामवाल जो JN के स्टेट फोर्सेस के वहां पे कबायलियों को रोक रहे थे। उधर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा आए। ये आजादी के बाद जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ और कश्मीर की लड़ाई हुई। तो हमारे फैमिली, मेरे नाना की तरफ, वो भी लड़े वहां पे उस लड़ाई में, कश्मीर बचाया। उस जमाने में 1950 में मेरे नाना को ब्रिगेड कमांडर कारगिल भेजा गया। वो तो प्रोफेशनल सोल्जर थे। फिर जब 1947 में जी फिर इंडिया के पास कैसे आया ये कश्मीर? इंडिया के पास आया क्योंकि महाराजा हरी सिंह ने कभी ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन ही नहीं करी। जब बाकी सारे प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन कर गए अगस्त सितंबर तक, हैदराबाद पे भी सरदार पटेल जी ने कब्जा कर लिया, तो कश्मीर जो था ये अलग रह रहा था। उस टाइम वहाँ पे कुछ कश्मीरी लोग थे जिन्होंने नेहरू जी को बोला कि जी पार्टीशन हो गया है, जिसमें DP धर साहब भी थे जो उनके नेहरू जी के बड़े उनके सेक्रेटरी वगैरह थे। उन्होंने कहा कि जी कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है, पंजाब आज़ाद हो गया है, तो सारे पंजाबी हिंदू और सिख ये तो कश्मीर में घुस जाएंगे, तो कश्मीर को तो बचाना है। तो महाराजा हरी सिंह ने जब कहा मैं जुड़ूंगा पर अंडर स्पेशल स्टेटस, स्पेशल कंडीशन, वो स्पेशल कंडीशन था कि बाहर वाला कोई इधर आ नहीं सकता। महाराजा हरी सिंह ने ट्रीटी तब साइन करी जब रेडर जो थे बारामुल्ला से लेफ्ट टर्न मुड़ने के बजाय, गिलगिट जाने के बजाय वो श्रीनगर की तरफ आने लगे, और पैनिक में उन्होंने जाके साइन किया। सरदार पटेल ने उनसे साइन करवाया और हिंदुस्तानी फौजें भेजी। पहले 2 डकोटा एयरक्राफ्ट बडगाम पे लैंड हुए। पहले डकोटा में मेरे नाना, दूसरे में मेरे नाना के छोटे भाई। फिर वो ज्वाइन हो गया इंडिया से। फिर हिंदुस्तानी फौज ने 1947, 48, 49 तक लड़ते रहे। उस जमाने हालात ये थे कि भाई दोनों हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी फौज के जो कमांडर इन चीफ दोनों अंग्रेज जनरल थे, तो कैसे लड़ते। फिर सरदार पटेल को नेहरू पे प्रेशर डाला कि भाई आप हमारे चीफ को बदलिए। तो उनके पुशिंग पे नेहरू ने चीफ को बनाया जनरल थिमाया, हमारे पहले चीफ बने। उसके बाद बने जनरल करियप्पा, उसके बाद बने जनरल श्रीनगेश। अब जनरल श्रीनगेश जो पहले गवर्नर थे और पहले चीफ बने, 3rd चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, 4 बारी गवर्नर बने। वो मेरे दादी जी के बड़े बहन के हस्बैंड हैं।
अच्छा। मेरे दादी के भी जो पांचों भाई थे वो भी फौज में ही थे, उन्होंने भी सर्विस करी है बर्मा में, आपके एशिया में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्थ अफ्रीका में, और फिर 47 ऑपरेशन में, बाद में 62 65 में भी। तो कहने का मतलब है मेरे दादी के फैमिली हमेशा फौज में थे, मेरे नाना के फैमिली सब फौजे थे, मेरे नानी के फैमिली ये संत थे, और बाद में माय नानी वाज द फर्स्ट लेडी पॉलिटिशियन इन पंजाब पॉलिटिक्स, बीबी इखलाक कौर। इखलाक कौर। In 1951 she was shot dead by somebody also. So my point is that J&K today is there for two reasons. One, because of the Indian Armed Forces. Second, because of the great support that Sheikh Abdullah, in that time, whatever you may say about Sheikh Abdullah today, in that time he got the Awam together to support the Indian Army. And Indian Army had taken territories which extend into today's present day Pakistan. Forget about POJK. हम तो बहुत आगे तक निकल गए थे, पर नेहरू जी पहुंच गए यूएन के पास। यूएन ने कहा भाई फलाने डेट का जो लाइन ऑफ कंट्रोल था उस पर आप वापस आइए। हमारे फौजें वापस आई, दूसरी तरफ से पाकिस्तानी फौजियों ने जहां रहना था वो रुके नहीं, वो आगे एडवांस हो गए, और ये ये प्रेजेंट पीओके जो नाटक है ये बना हुआ है। POK is an integral part of Jammu and Kashmir. POK is an integral part of India. So Pakistan has no rights. अगर हमारी forces जाके POK में जितने terrorist camps हैं जहाँ से terrorist हमारे यहाँ आ रहे हैं, if we strike those camps with air power or our troops, it is our right. It is a police action on our own territory. It is not international territory. दुनिया ये aware हो जाए कि POJK, गिलगिट, बाल्टिस्तान और दूसरा उधर अक्साई चीन और शख्सगाम वैली, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। पर ये हमारी सरकार को नहीं मालूम। हमारी सरकार को, इस सरकार को मालूम है, इस सरकार ने इस पे काम किया है। 2014 से पहले किसी सरकार ने नहीं किया, वाजपेयी जी ने किया। वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध लड़े, कारगिल के बाद ये चाहते तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते, पर इन्होंने जो इंटरनेशनल जो सिस्टम था उसका रिस्पेक्ट करते हुए उधर रुके। आज की तारीख में अगर कारगिल कभी हो जाए तो हमारे फौज तो पूरा आगे तक चले जाएंगे। हमारे बॉर्डर अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर तक होता है। POJK जो है एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है। इसमें पंजाबी गवर्नर है, इसमें लोकल कश्मीरियों को मारा जाता है। जैसे बलूचिस्तान में जो हालत हो रही है वो POJK में है। जो खैबर पख्तूनवा में जो बलूचिस्तान में हालत है उससे बदतर खैबर पख्तूनिस्तान में है। पाकिस्तान इट इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन। इट हैज नो हिस्ट्री, कोई वजूद नहीं है। आप मेरे को पूछिए आपका बाप कौन है तो मैं बोलूंगा जी मेरे फादर विक्रम चोपड़ा है। पाकिस्तान को पूछिए उनका बाप कौन है, वो बोलता है मेरे को अपने बाप का पता नहीं, मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ हूं। तो जिसको अपने बाप का पता नहीं कि वो हिंदुस्तान की औलाद है, तो व्हाट विल यू कॉल अ कंट्री लाइक दैट? आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड। सही बात। और जब हिंदुओं को वहां से निकाला गया जी से, तो उस समय आप वहां थे? हमारे फैमिली कभी नहीं हटे। देखिए कश्मीरी, उस टाइम ये हुआ था कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो शहर में थे और कई गांव में थे, उनमें से काफियों पे हमला हुआ। ये एक रेटरिक बनाई, बेनजीर भुट्टो उधर से चिल्लाती थी आज़ादी आज़ादी आज़ादी, और ये आइडियोलॉजी चीज़ बन गया कि कश्मीर ओनली फॉर कश्मीरीज। बट व्हाट इज कश्मीरी? कश्मीरियत इज अ सबस्टेट ऑफ हिंदुस्तानियत। कश्मीरियत इंक्लूड्स हिंदू, सिख, सूफी, बरेलवी। There was the Muslim culture of Kashmir was always a peaceful culture. It was based on the पीर, फकीर, ऋषि, मुनि का। कश्मीर नाम कहाँ से आता है? वो कश्यप मीर की भूमि है। कश्यप मीर कौन है? कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि, तो कश्मीरी जो है कश्यप ऋषि को मानते हैं। और 600 साल पहले, 800 साल पहले उनके थे शेखुल आलम। शेखुल आलम उनके एक बहुत बड़े पीर हैं। वहाँ मखदूम साहब एक बहुत बड़ा श्राइन है, पीर है। चरारे शरीफ है, बाबा गुलाम दीन अस्तानपुरा है, बाबा ऋषि है। ये सारे तो वहाँ पे जो ऋषि और पीर और फकीर कल्चर चलता था। इस्लाम वॉज वेरी पीसफुल। ये तो 90s के दौरान जो देवबंद बरेली से जो ये वहाँ पे हार्डलाइनर मौलाना मुल्ले उधर पहुँच गए, मदरसों में घुस गए, इन्होंने ये बिल्कुल हार्डलाइन वहाबी सलाफी कल्चर घुसाने की कोशिश करी। कश्मीर तो वाज लाइक यूरोप। वहाँ पे आप जाते थे 80s में तो बिल्कुल खुला था, पिक्चरें बनती थी। आपको तो शमी कपूर का वो कश्मीर की कली गाना मालूम है, वो हकीकत थी, वो तो हकीकत थी जी। तो कश्मीर has been a very moderate, very tolerant place which has been created in the past and now in the last 5 years it's being uncreated। अब बात आती है 10 साल बीच में 2004 से 14 पे ये यूपीए सरकारें थी। उसके दौरान हिंदुस्तान के टेरिटरीज को चाइनीज ने लिया। मोदी जी ने जब जाके लद्दाख में गलवान के टाइम पूरा इनको दबाया चीनियों को, हमने सारे अपने ट्रूप्स मूव किए, तो वो तो उन्होंने जगह बचाई।
ये इन पे आरोप आता है कि जी 64 किलोमीटर चले गए। जो 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 64,000 किलोमीटर आपके जमाने में गए उसका क्या करना आपने? मनोहर पारिकर रक्षा मंत्री थे, एलओसी के क्रॉस उन्होंने किया कि नहीं अटैक, मारे कैंप्स पे, बालाकोट के स्ट्राइक हुए कि नहीं? ये लोग कहते हैं कि जी हुए ही नहीं। अरे हुए ही नहीं कैसे? वो उड़े हैं पूरे। जो हमारी हिंदुस्तानी फौजें हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आती है, उनको ऑर्डर मिलता है कि जाके उधर उसको उड़ा दीजिए, वो करेंगे, वो प्रोफेशनल फोर्स है। अभी हाल में फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो हमारे हिंदुस्तानी फोर्सेज हैं और इंडियन आर्मी जो है टेररिस्ट के साथ मिली हुई है, और जितने ये अटैक डोडा किश्तवाड़ ये आपके रजौरी पुंछ में हो रहे हैं, ये सारे दीज हैव बीन क्रिएटेड बाय द इंडियन आर्मी। मैंने एक स्टेटमेंट दिया पूरा और कहा यू अपोलोजाइज टू द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी इज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। माय फैमिली बिलोंग्स comes from army background. Do not say that Indian army is involved with terrorists. मैंने कहा आप अपनी सस्ती पॉलिटिक्स करते हैं जो आजकल के इलेक्शन है। देखिए 5 साल में बहुत बदलाव आया है। हमने वो दिन देखे हैं जहाँ पे झंडे बदलने के टाइम था। हमारे घर गुपकार रोड श्रीनगर में हाई सिक्योरिटी एरिया में एक घर पूरा जलाया गया, दूसरा मेरा आधा जलाया गया। तो लोग जब कहते हैं बहुत सिक्योर था, कुछ सिक्योर नहीं था। पंडितों के ऊपर बड़े अत्याचार हुए छोटे टाइम में, जो दूर दूर थे उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला उस गवर्नमेंट से, तो वो करते ना मरते, वो गए सारे जम्मू जाके कैंप में रहे और बड़ी बुरी हालत में रहे। गवर्नमेंट जाती तो एक भी नहीं जाता वहाँ। उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं पंडितों को रीसेटल किया? क्योंकि हालात ठीक नहीं थे। चलिए उसके बाद ये बाकी वो मिली जुली सरकारें आई, उस टाइम क्यों नहीं किया? वाजपेयी जी के टाइम में नहीं कर पाए उस टाइम, क्योंकि कारगिल आ गया बीच में, तो उसके बाद टेररिस्ट के खिलाफ खूब मुहिम चली। उसके 10 साल बाद कांग्रेस वाले और यूपीए वालों को पूछो आपने क्यों नहीं किया? अब मोदी जी के जमाने में ये हो रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट है, इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आप वापस जाइए। अभी एक नया पॉलिसी आया है टाउनशिप्स बनाने का, टाउनशिप में पंडितों को मौका मिलेगा वापस जाने का। पंडितों की जो जमीनें हैं उनको वापस दिए जा रहे हैं। देखिए पंडित जो है भाई है अपना, पर जी अकाउंटेंट अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, वकील अच्छा है, आप थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस अच्छा कर लेगा, आपको प्रोफेसर सबसे उम्दा मिलेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, और योद्धा नहीं है जी, वो लड़ नहीं सकता। हम लोग पंजाबी थोड़े खर दिमाग हैं, हम एक बार कहीं बस जाते तो हटेंगे नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग वहां पे रहे, हमारे घर को जलाया गया, पर तब भी मेरे दादा उसके बाद तब भी उसके बावजूद उस आधे जले हुए घर में उन्होंने वो रहते थे 2013 तक जब उनकी मौत हुई। हम लोग हमेशा अप डाउन रहते थे वहां से। हम लोगों ने अपनी ना जमीनें छोड़ी। सरदारों के खिलाफ छत्ती सिंहपुरा में मैसेकर हुआ होला मोहल्ला के दिन सन 2000 में, बिल क्लिंटन के हिंदुस्तान आने से एक दिन पहले 35 सिखों को घर से निकाल के मारा। पर सिख कभी कश्मीर छोड़े नहीं, सिखों ने भी नहीं छोड़ा। तो हम कुछ कम्युनिटीज है जो नए गए। अब सरकार के साथ हमें यह है कि अब आपने नया जो असेंबली आप बना रहे हैं इसमें आपने पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी। अरे रिजर्व करो, अच्छी बात है। हम पंजाबी और बाकी जो छोटे छोटे कम्युनिटीज है हमारे लिए भी तो एक रिजर्वेशन रख दो। हमारी कौन सुनेगा? जब हालात खराब थे तो हम रहे, झंडा लेके हम खड़े रहे। अब जब हालात ठीक हो गए हैं, जो वहां यहाँ से निकल गया उसको आप पूरा सपोर्ट करते करिए उसको, पर हमको मत भूलिए। ठीक है। अभी ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अच्छी बात है। कब है इलेक्शन? इलेक्शन 18 तारीख को साउथ कश्मीर में सारे कंस्टिट्यूएंसीज है, 25 को सेंट्रल में है जो श्रीनगर के आसपास है, और जो हमारे आपके बारामुल्ला वगैरह है वो आते हैं 21 अक्टूबर को। क्या लगता है आपको अभी? देखिए हम लोगों को जो है, जो आम आदमी है वहाँ पे वो बहुत खुश है कि मोदी सरकार ने, मनोज सिन्हा साहब जो एलजी हैं उनके थ्रू के, और अमित शाह ने जो पॉलिसीज लाए हैं, कोऑपरेटिव पॉलिसी बहुत बढ़िया है। उसके तहत मैंने जम्मू कश्मीर एग्रो अलायंस शुरू किया है सारे फार्मर्स का। मंदिर को बताइए। अच्छा, मंदिरों का जो है पुराने जितने मंदिर है रेनोवेट हो रहे हैं। नारानाग मंदिर जो है, जो शिव जी का 4000 साल पुराना मंदिर है, उस पे हमने एलजी साहब को ज्ञापन दिया है 2 साल पहले और फिर 2-4 दिन पहले कि यहाँ पे एएसआई के पास है, कोई मंदिर कभी मरता नहीं जैसे एएसआई कहता है। हमें निर्मोही अखाड़े वालों को हमें आदेश दीजिए कि हम वहाँ पे पुजारी बिठा के पूजा तो करें। जिस प्रकार श्रीनगर सेंट्रल में शंकराचार्य जी का मंदिर है एएसआई के पास, पर पूजा वगैरह चलती है हर रोज डेली वहाँ पे। तो इसको हम करने, ये मंदिर जितने खुलेंगे पर्यटक और आएंगे। पर्यटन बहुत बड़ा है। अब आम कश्मीरी को बिजनेस मिलता है, उसे रोजगार मिलती है। उसको जो डर होता था कि सवेरे मेरा बच्चा निकलेगा वापस जिंदा नहीं आएगा, शाम को वो डर गया। रात तक श्रीनगर खुला है। और छोटे छोटे गांव में जाइए, शोपियां में गया, फास्ट फूड के रेस्टोरेंट खुले हैं शोपियां के अंदर। उसी शोपियान में जहां पे लोग कहते हैं टेररिज्म बहुत है, मैंने सेब का कारोबार शुरू किया है और हम डायरेक्ट फार्मर से उठाते हैं। इस साल 15 अगस्त को मैंने सेबें तोड़ी हैं शोपियान में। अच्छा। पुलवामा में। और वो छोटा छोटा जो आर्ट वर्क होता था, जो सारा आर्ट वर्क है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, वो जो कारीगरी वो कम हो रहा था। पर अब क्योंकि ये 370 हट गया। देखिए 370 क्या है,
370 हकीकत में 1953 और 56 के दौरान ही खत्म हो गया था, जब इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा के दोस्त भी थे, हमारे घर में भी रहे थे कश्मीर में, जब वो और शेख अब्दुल्ला ने अपोज किया ये आर्टिकल 370 और फुल इंटीग्रेशन चाहते थे, तो दोनों को अरेस्ट किया गया था। अच्छा। बख्शी गुलाम मोहम्मद को नेहरू ने बिठाया, वहां पे चीफ मिनिस्टर बनाया, चीफ मिनिस्टर का प्रधानमंत्री था वो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर था, पर उसी से अग्री करवाएगा कि वी आर नाउ रिड्यूसिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर टू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर आपने असेंबली में वो पास कर दिया कि वी आर अग्रीइंग टू बी चीफ मिनिस्टर, देन यू हैव अग्रीड टू फुल इंटीग्रेशन। यू हैव 370 हैज गॉन इन 1953 टू 56। पर लोकल पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, हुर्रियत हो, ये सारे जो अपनी पार्टी, आपकी पार्टी, उसकी पार्टी, फलाना डमकाना, जितने ये हैं, इन्होंने लोगों पे केवल अत्याचार किया है। इन्होंने लोगों को कहा कि 370 है, बाहर वाला नहीं आएगा, खुद सारा जो सेंटर से फंड आता था सब खा गए, लोगों तो बिल्कुल पहुंचा नहीं। अब 2019 के बाद डीबीटी के थ्रू फार्मर को पैसे आते हैं, कोऑपरेटिव पॉलिसी के थ्रू कोऑपरेटिव्स बन रहे हैं, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, गडकरी जी को हम सलाम करते हैं, जितने रोड उन्होंने खींच दिए जम्मू कश्मीर में, और खासकर से पिछले 5 साल के अंदर अंदर बहुत लाजवाब काम किया। आम आदमी कहता है अपने को इस इलेक्शन से लेना देना। देखिए इलेक्शन में भी क्या है, इस बार सारे जो पावर्स हैं चीफ मिनिस्टर के, वो तो निकाल दिए हैं, वो सारे एलजी के पास है, चाहे पुलिस हो, फाइनेंस हो, रेवेन्यू हो। हमारा चीफ मिनिस्टर जो भी आएगा ये शहर के मेयर जैसे होगा, जो बहुत उम्दा चीज है। जितने एमएलए आएंगे उनकी औकात कोऑपरेटर की होगी, जो बहुत अच्छा है। उन सबको अब समझना पड़ेगा कि अब आपका काम है पब्लिक की सेवा करना। आपको अपने एमएलए इलाके में जितने रोड हैं साफ करने हैं, जितने नदी हैं साफ करने हैं, जितने पेड़ खत्म हुए उनको लगाने हैं। आपने लोगों की जो प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम है, वो देखनी है। आपने इसमें नहीं जाना कि किसी की पोस्टिंग करवा के पैसे खाने, या किसी की जमीन खा के रेवेन्यू ऑफिशियल के साथ उसका डॉक्यूमेंट चेंज कर दीजिए। जेएनके में आज 2019 के बाद 1694 फैसिलिटीज हैं सिटीजन्स के लिए जो आपको ऑनलाइन मिलते हैं। अच्छा। हाईएस्ट इन इंडिया। रेवेन्यू रिकॉर्ड सारे स्कैन होके ऑनलाइन अवेलेबल है। आज आपको किसी जमीन का खसरा नंबर निकाल के उसका मैप निकालना है, खट 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 करिए, आपको ऑनलाइन मिलता है, आपके ही ईमेल पे मिलता है। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना है, आप ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन आता है। हम लोगों ने ये दिन देखे, हमारे जमीन के केस होते थे कोर्ट में, तारीखें हमारी निकल जाती थी क्योंकि हम लोगों को ऑफिशियल ट्रांसलेटर नहीं मिलता था। ऑफिशियल ट्रांसलेटर जो था वो मिलता नहीं था, क्योंकि वो कहता था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अब उर्दू फारसी से इंग्लिश में करके पेश नहीं कर पाते थे, वो डेट निकल जाता था। अब सारी ट्रांसलेशन हुई पड़ी। इतने लोग हैं हिंदू और सिख जिनके जो स्टेट सब्जेक्ट परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होते थे, और वो जो श्रीनगर के रेजिडेंट होते थे, वो जाते थे वहां पे, उनको वो जो लोकल लोग होते थे वो उनको सर्टिफिकेट नहीं देते थे। इन बेचारों को जम्मू से कराना पड़ता था। ये हालत थी उधर। यहाँ पे एक कल्चर आया था कि कश्मीर, जो कश्मीरी बोलता है वही कश्मीरी है, जो कश्मीरी नहीं बोलता वो कश्मीरी नहीं है। अब वहां पे आपके पास पोटोहारी है, 3000 राजपूत है कश्मीर वैली के अंदर, पोटोहारी है, पठान है, शीना है, हमारे पंजाबी हैं, सिख हैं, गुज्जर हैं, बाकरवाल हैं। ये तो सारे कम्युनिटीज हैं। गुज्जर बाकरवाल तो पंजाबी बोलते हैं। वो सब क्या काम करते हैं? वो भेड़ बकरी का काम करते हैं गुज्जर बाकरवाल। अच्छा। भेड़ बकरी चराने वाले, बकरवाल बकरी वाले। अच्छा। आपके राजपूत हैं 3000। अभी भी बकरियां हैं? अभी भी है। उन्हें वही पश्मीने की शॉल, वो सारा उन्हीं बकरियों से तो आता है। वो सब है, वो सारे हैं। और इस सरकार ने, और खासकर में इसमें मैं कहूँगा अमित भाई शाह ने बहुत अच्छा काम किया कोऑपरेटिव पॉलिसी का, और इसी चीज़ को हम कश्मीर में कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अपने साथ हैं, उनके साथ हम क्या करते हैं कि लोगों की इनरोलमेंट करा रहे हैं कि भैया तुम्हारा आधार नहीं बना, आधार आके इनरोल करो। तुम्हारा आधार आ गया, तुम किसान हो, तुम्हें ये फैसिलिटी मिलती है, उसमें इनरोल करो। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ये मिलता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से ये मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मोदी जी के टाइम में शोपियां के अंदर इलाके में, पुलवामा के अंदर इलाके में छोटी छोटी जो सारी कच्ची सड़कें होती सब पक्की हो गई है। और ये तो एलजी साहब के अंदर और सेंटर के नीचे ये हुआ है। तो आम कश्मीरी कहता है यार इलेक्शन आ गए, अपने हमारे कुछ कारोबारी हैं जिनके साथ हम सेब का काम करते हैं, सेब का बहुत अभी मूवमेंट होना है सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर तक, बीच इनके अब ये इलेक्शन आ गए। तो हम लोगों ने एलजी साहब को ज्ञापन दिया कि सर ये जो सेबों का मूवमेंट है ट्रकों का, इसको मत रुकने दीजिए। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया ट्रक चलेंगे, कोई धरना फरना नहीं, कोई पॉलिटिकल रैली। आपके सेब, आपके और आपके जितने इलाके में सेब वाले हैं जिनके ट्रक आने हैं, दिल्ली, बम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ, हमारे इनफैक्ट कश्मीर के सेब के ट्रक तो बेंगलोर और मैसूर भी जाते हैं। क्वालिटी इतना बढ़िया है, एक्सपोर्ट भी होता है।
अच्छा। क्योंकि टॉप का हिंदुस्तान का सेब कश्मीर का सेब है, और वो भी टॉप का शोपियान और पुलवामा का। अच्छा। शोपियान और पुलवामा को ड्यू टू बैड सिचुएशन बुरा नाम मिला हुआ है। तो अगर शोपियान वाज नोन फॉर द टेरर अटैक ऑफ 2019, आई वांट शोपियान, सॉरी पुलवामा, आई वांट पुलवामा टू बी नोन फॉर इट्स बेस्ट एप्पल, वेरी गुड, चलिए। for its saffron, बहुत and बढ़िया। similarly Saffron Shopian, which also। is known as a terrorist hub, for its apple। इतनी यूनिक चीजें इतनी सारी कश्मीर में हमें मिलती हैं, जी। स्वर्ग ही है एक तरह से। हम और बहुत मुहिम लगा रहे हैं वहाँ पे एफोरेस्टेशन का, कि पेड़ बहुत कटे हैं, हाँ, पेड़ लगाइए, नदियाँ साफ करिए। बिल्कुल। हमारे एक बहुत मित्र है डॉक्टर तौसीफ भट्ट, ये हर सैटरडे संडे अपने पूरे एनजीओस को लेके कभी गुलमर्ग पहुंचते हैं, कभी पहलगाम पहुंचते हैं, और सफाई, झाड़ू पोछा सफाई कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, नदियों को साफ कर रहे हैं, लोगों को सिखाते हैं कि भैया ये मत करो, तुम अपनी जगह को खराब कर रहे हो, प्लास्टिक का बैन लगाना। तो ये यहाँ पे एक बात हुई है 2019 के बाद, मोदी जी ने जब ये 370 का जो बचा कुचा, जो कंखाल जो बचा हुआ था, इसको उखाड़ के फेंक दिया, उससे जो वहाँ पे सोशल डेवलपमेंट और जो रियल सोशल वर्क के ग्रुप्स हैं उनको प्रोत्साहित किया, और उनको मौका मिला है सामने आने का। 5 साल 6 साल पहले अगर कोई ऐसा हमारा ग्रुप जाके सफाई करता तो कोई एमएलए आके रुकवा देता। अब नहीं होता है। बस इरिटेट करने के लिए या अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। अब नहीं होता जी। अब वहां पे आपके एसपी, एसएसपी, डीएसपी तक हमारे अफसर जो हैं, कई हैं जो बाकी हिंदुस्तान से भी हैं। तहसीलदार लेवल पे भी जहां पे बहुत चोरी होती थी, घूसखोरी होती थी, वो सब खत्म हो गया। एंटी करप्शन ब्यूरो फुल स्पीड पे चल रहा है। तो मनोज सिन्हा साहब ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, और इन्होंने पूरा गाइडेंस लिया है अमित जी से और मोदी जी से। मैं ये, इसको आप प्रोपेगेंडा मत मानिए कि मैं मोदी जी के कोई प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। जो वो अच्छा करते हैं उसको हमको सलाम करना पड़ेगा। कोई भी नहीं कर सकता था आज तक, जी 70 साल में नहीं किया, इन्होंने हिम्मत करके कर दिया। अब हमारा फर्ज बनता है वहां के लोकल होते हुए इन्होंने जो मुहिम शुरू की है इसको अगले 25 साल तक लेके जाइए, 2047 तक लेके जाइए। अगर कश्मीर का इतिहास खूनी इतिहास था 1947 का, जब पाकिस्तानी रेडर आए, रेप किया, मर्डर किया, लूटा खदेड़ा, तो उतना ही ज्यादा सुनहरा 2047 का हिंदुस्तान का तो होगा ही होगा। पर हिंदुस्तान का जो ताज जम्मू कश्मीर है, 2047 को उसका ताज इतना चमकना चाहिए जिस तरह कश्मीर चमकता था ऋषि कश्यप महाराज के जमाने में। क्या बात है। अपना यही एफर्ट रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जय हिंद जी। दी। जय हिंद।